स्वागत है आपका एक बार फिर से ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में, जहां पे हम बात करने वाले हैं एजबास्टन टेस्ट के दूसरे दिन की। भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरे दिन सिर्फ 37 ओवर, लगभग 37 ओवर का ही खेल हो पाया, लेकिन इसमें भी भारत ने काफी बढ़त बना ली है और इस टेस्ट मैच में काफी हद तक ये नियंत्रण भारत के हाथ में आ गया है। और इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहना गलत नहीं होगा कि जो अच्छी शुरुआत बल्लेबाजों ने की थी, वो कुछ हद तक बल्ले के साथ ही गेंदबाजों ने भी की, लेकिन उसको अंजाम देने लगे हैं गेंदबाज, क्योंकि 5 विकेट गिरा दिए हैं और अब इंग्लैंड काफी मुश्किल में है। जी हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट डे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि भारत ड्राइविंग सीट पे था और उसके बाद आके जो आज शुरुआत की है, जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने शतक बनाया, जो 400 का टारगेट हम बात कर रहे थे कि एक मेंटल एज दे सकता है इंडियन टीम को, तो वो मुझे लगता है कि वो इंडियन टीम ने हासिल किया। और उसके बाद में जिस तरह से आके गेंदबाजी की है, 5 विकेट चटकाए हैं और सबसे बड़ी बात जो रूट का विकेट मिला है, तो ये मुझे लगता है सेकेंड डे को भी कहीं ना कहीं इंडियन टीम ने थोड़ा डोमिनेट किया है। बट आई फील गोइंग इनटू थर्ड डे मुझे ऐसा लगता है कि 5 विकेट के बाद में हमने हमेशा देखा है कि कहीं ना कहीं एक साझेदारी होती है। तो उसको मुझे लगता है कि शायद रोकना होगा। इंडियन टीम को कल जब सुबह में आएंगे, ये बेस्टो और स्टोक्स की जो पार्टनरशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये विकेटें अगर जल्दी लेते हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गेम का कंट्रोल इंडिया के पास होगा। भारत की गेंदबाजी पे थोड़ी और बात चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की। शुरुआती तीनों विकेट उन्होंने दिलाए। मोहम्मद शमी ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की और आखिर में आके मोहम्मद सिराज ने भी उसी को बैकअप किया। तो क्या कहीं पे यहाँ जो इंग्लैंड की आजकल थोड़ी अत्याक्रमक रणनीति होती है, शायद उसमें थोड़ी बदलाव की जरूरत थी? क्योंकि हमने देखा बेस्टो ने काफी संयम के साथ बल्लेबाजी की और वो काफी सहज दिखे। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बात हमने शुरू में भी की थी कि जो अटैकिंग क्रिकेट है वो बहुत अच्छी पिच होने पे आपको सफलता दे सकता है, लेकिन जहां पर पिच पे थोड़ी सी हेल्प हो, आपकी बॉलिंग अटैक अगर इतनी अच्छी हो तो आपको थोड़ी दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। और यही दर्शाया जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। जिस तरह से शामी ने गेंदबाजी की, जिस तरह से सिराज ने आके बैकअप किया, तो आई फील कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बैकवर्ड स्टेप लेना होता है। टेस्ट क्रिकेट में आप बिल्कुल एक गियर में बैटिंग नहीं कर सकते और यही मुझे लगता है कल भी होगा। बट नोइंग बेन स्टोक्स और जॉनी बेस्टो, वो आके कभी ना कभी कोशिश तो जरूर करेंगे कि थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेले। लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि ये साझेदारी इंग्लैंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए भी। अगर ये साझेदारी टूट जाती है तो कहीं ना कहीं इंडिया को बड़ी लीड लेने में बहुत हेल्प होगी। जी हाँ, आजकल काफी चर्चा में रहती है बैस बॉल, लेकिन उसके होने के बावजूद इंग्लैंड ने लगभग 20-22 मिनट रहते हुए जैक लीच को बतौर नाइट वॉचमैन भेजा था। तो ये शायद बताता है कि दोनों टीम्स की मनोवृत्ति इस मैच में क्या है। बहरहाल, उससे पहले जब भारत की बल्लेबाजी चल रही थी तब जरूर रविंद्र जडेजा की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कैसे बात ना करें जसप्रीत बुमराह की कप्तानी की और कप्तानी पारी की। वसीम, एक ओवर में 35 रन, जिनमें से 29 रन उन्हीं के बल्ले से आए। कुछ ना कुछ है स्टुअर्ट ब्रॉड के और पंजाबी बल्लेबाजों के खिलाफ जब गेंदबाजी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दो ऐसे रिकॉर्ड जो स्टीवर्ट ब्रॉड के पास है, वो डेफिनेटली उनसे प्राउड नहीं होंगे। जसप्रीत बुमराह से तो स्पेशली, अगर एक बल्लेबाज आपको रन बनाता है तो यू डोंट माइंड। बट जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से पहले टेस्ट मैच में बल्लेबाजी की, आके फिर जैसे गेंदबाजी की, और जो मुझे लगता है जो कुछ देखने को मिला है बहुत इंप्रेसिव रहा है कि जिस तरह से वो गेंदबाजों से जाके बातें की हैं, जिस तरह से खुद गेंदबाजी की है, देखने में बड़ा अच्छा लगा है और कमाल की पारी खेली। अगेन, भारतीय जो टेल है ये ज्यादा जानी नहीं जाती है ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए। बट आज बहुत बढ़िया, वो अगेन 400 रन के ऊपर का जो टारगेट होता है वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली थोड़ा सा एज देता है। तो वो जसप्रीत बुमराह की पारी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट थी। और स्टीवर्ट ब्रॉड के लिए इट्स एन अनफॉर्चुनेट रिकॉर्ड मेरे हिसाब से, जो दो एक टेस्ट क्रिकेट में सॉरी एक टेस्ट क्रिकेट में भी हो गया और इवन T20 क्रिकेट में भी हो गया। बट या कमाल की पारी रही। जी हाँ, सबसे महंगे जो ओवर रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, 4 ऐसे हुए हैं 3 प्रारूप में मिला के, और उनमें 2 में स्टुअर्ट ब्रॉड का ही नाम है बतौर गेंदबाज। जाडेजा की भी बात कर लेते हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि उनकी बल्लेबाजी में काफी निखार आया है, लेकिन ये बहुत देखने में अच्छा था क्योंकि विदेशी धरती पे उन्होंने शतक जड़ा, और वो भी बहुत बहुत संयम के साथ, बहुत नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी करते हुए।
बिल्कुल। जहां हमने कल ऋषभ पंत की बात की थी, वहीं रविंद्र जडेजा थोड़ा सा सेकंड फिडल खेल रहे थे। बहुत ही संभाल के उन्होंने दूसरे एंड पे बल्लेबाजी की, और कहीं ना कहीं थोड़े अंडररेटेड है मुझे लगता है कि बल्लेबाज के रूप में। लेकिन ये जो पिछले साल 2 साल में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें या वनडे या इवन T20 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक्स खेले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, इवन फील्डिंग हो। तो बहुत मुझे लगता है कि एज ए क्रिकेटर बहुत इंप्रूव हुए हैं। और खास करके जो आईपीएल में थोड़ा सा एक तरह से सेटबैक हुआ, इतना अच्छा आईपीएल नहीं गया, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक हो गया, इंजरी हो गई, और उसके बाद आके इस तरह से जब 98 पे 5 विकेटें थी इंडिया की, वहां आकर इतना इंपॉर्टेंट नॉक खेलना, बहुत मुझे लगता है फुल क्रेडिट जानी चाहिए ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को। चलिए तीसरी दिन की तरफ देखते हैं। काफी ऐसे बिंदु लेंगे जिसके बारे में आपने बात की, आपने अभी बात की कि जिस तरीके से पंत और जाडेजा ने बल्लेबाजी की, उसके बाद जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने 5 विकेट ऑलरेडी चटक लिए हैं, इसके वजह से भारत काफी हद तक इस मैच में आ गए। बनस्पत इसके कि इस मैच में बजाय इसके कि 70 ओवर लगभग खेल हम गंवा चुके हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो भारत के लिए क्या क्या जरूरी रहेगा तीसरे दिन के खेल में? अगर हम माने कि मौसम साफ रहेगा और पूरे दिन का खेल रहेगा, तो आप किस तरीके से देखते हैं भारत को इस तीसरे दिन को अप्रोच करते हुए? आई थिंक जो गलती शायद इंग्लैंड ने की है, पहले बॉलिंग करते हुए 98 पे 5 थी, वहां से ऑब्वियसली क्रेडिट एक्चुअली इंडियन बैट्समैन को जाएगी, ऋषभ पंत, जडेजा को। शायद वो गलती इंडिया को नहीं करनी होगी, उनकी नजर होनी चाहिए छठी विकेट की तरफ। उसके बाद सैम बिलिंग्स एक और काबिल बल्लेबाज हैं जो आने वाले हैं। तो ये 2 विकेटें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जॉनी बेस्ट तो हम जानते हैं कि अगर वो आक्रामक रूप से खेलते हैं, अगर वो एक आध सेशन खेल गए, तो बहुत जल्दी से रन बना सकते हैं। तो ये 2-3 विकेटें जो बची हुई है, मुझे लगता है ये लेना जितनी जल्दी अगर इंडिया ले सका, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लीड इंडिया को मिलने की संभावना है। और अगर बड़ी लीड मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि इंडिया ये टेस्ट मैच डोमिनेट करेगा। बहुत मुश्किल है कि फॉलो ऑन कराए, इवन दो अभी भी काफी गेम बाकी है। लेकिन सेकेंड इनिंग में मुझे लगता है, सेकेंड इनिंग में थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी टॉप ऑर्डर को, ताकि वो इंग्लैंड को थोड़ा सा गेम के बाहर कर दे। तो ये सारी चीजें पे मुझे लगता है नजर होगी, बट एट फर्स्ट डेफिनेटली इंग्लैंड को थोड़ी बड़ी लीड के रहते ऑल आउट करना, मुझे लगता है कि ये सबसे पहले उनकी के दिमाग में होगा। चलिए, आपने जो सवाल मेरे मन में आ रहा था वो उसका जवाब दे ही दिया फॉलो ऑन के बारे में। तो ये बता दीजिए, एक भविष्यवाणी दे दीजिए, भारत के लिए एक की प्लेयर, इंग्लैंड के लिए एक की प्लेयर। की पैर आप बोल की प्लेयर, की एक खिलाड़ी। पैर भारत इंग्लैंड के लिए डेफिनेटली मुझे लगता है जॉनी बेस्टो होंगे। जॉनी बेस्टो, और मैं जो बेन स्टोक्स को भी कहूंगा। और इंडिया के लिए तो डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कमाल की बॉलिंग की है। मोहम्मद शामी ने भी हालांकि कई मरतबा एज को बीट किया है, इतने उनको विकेटें नहीं मिली। बट बुमराह और शामी मुझे लगता है इंडिया की तरफ से, और बेन स्टोक्स और जॉनी बेस्टो इंग्लैंड की तरफ से। चलिए, इन दोनों पेयर्स का मुकाबला शायद शुरुआत से ही देखने को मिलेगा तीसरे दिन, और तीसरे दिन के बाद फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे वसीम जाफर। वसीम, आपके बहुत बहुत सटीक एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी।